जब से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर गए हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के सुर बदल गए हैं। पहले संजय राउत कह रहे थे कि माहौल बदल रहा है और अब यही संजय राउत कहते हैं कि देश के सबसे बड़े नेता हैं और वो अच्छे और बड़े नेता पीएम नरेंद्र मोदी हैं। एक्चुअली क्या है ना, ऐसे लगता है कि शिवसेना की पूंछ के ऊपर किसी का पैर पड़ गया है। इनकी गर्दन देश की तमाम केंद्रीय एजेंसी के हाथ में है और जो है इनकी हालत सिर्फ किकियाने और मिमियाने से ऊपर कुछ रह नहीं गई है। क्योंकि एक तो ये जो है बेमेल की लूली लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। एक तरफ जो है कांग्रेस की बैसाखी है, दूसरी तरफ शरद पवार की, और ये बैसाखियां कभी भी टूट सकती हैं, कभी भी धोखा दे सकती हैं। तो धीरे धीरे जो इनका घमंड है, वो जो है घमंड का पानी जो है उतर रहा है। आपने देखा होगा जिस महाराष्ट्र के अंदर देश के सबसे बड़े उद्योगपति लोग सुरक्षित नहीं हैं, जो लोग देश के लिए वैक्सीन बनाने के काम कर रहे हैं वो लोग सुरक्षित नहीं है, जो इनके खिलाफ बोल दे वो सुरक्षित नहीं है। इनके कार्यकर्ता, इनके पालतू लोग किसी के भी घर में घुस जाते हैं, किसी के बाल मूंड देते हैं और किसी को जो है ब्लैक एंड ब्लू पीट देते हैं। तो इस प्रकार की एनार्की जिस प्रदेश में हुई हो, मुझे लगता है इस देश के अंदर कुछ राज्य हैं जो लोकतंत्र के नाम पर धब्बा हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा बंगाल, तीसरा नटवर लाल की दिल्ली। तो जब से ये सारी चीज़ों के पचड़े में जो है शिवसेना की सरकार आई है, तब से ये लोग जो है एक पीछे के रास्ते से निकलने का कोई दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं। और जब ये कल प्रधानमंत्री से मिलके आए, पत्रकारों ने सवाल पूछा तो बड़े तैश में भाई साहब जवाब देते हैं कि जी मैं कोई नवाज शरीफ से थोड़ी ना मिलने गया था। आप सोचिए, मुझे 2014 का वो विधानसभा चुनाव याद आता है जब इन्होंने जो है भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ा, और ये और इनका वो अंडे से निकला हुआ नया नया जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को गालियां देते थे अपने खुले स्टेजों से, और उसके बाद उतनी ही बेशर्मी से इन लोगों ने आकर जो है भाजपा की जूठन खाने का काम किया, 5 साल सरकार चलाने का काम किया। फिर 2019 में जब दोबारा विधानसभा का चुनाव हुआ तो प्रशांत किशोर ने पता नहीं इनको कौन सी पट्टी पढ़ाई, बोला कि भैया तुम ऐसा करो, तुम्हारी औकात ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये जो लोकसभा के सांसद जीत के आए ये मोदी के नाम पे आए हैं, तुम्हारे नाम से तो एक भी नहीं आता, तो तुम इनके साथ गठबंधन में रहो, गठबंधन में चुनाव लड़ो, उसके बाद जो है इनको जो है आप अपने हिसाब से चलाते रहना और बोलना कि हमें तो मुख्यमंत्री चाहिए, और जैसे बच्चा जमीन पर लौट जाता है वैसे लौट जाना। अगर नहीं तो कांग्रेस तो खड़ी है मोदी रोको अभियान को लेकर, तो जो है उनके कंधे पे चढ़ के सरकार बना लेना, मैं सेटिंग करा दूंगा। तो उसके बाद से जो है गंगा जी में बहुत पानी बह गया है और महाराष्ट्र जो है पूरे इस कोरोना काल में डिजास्टर साबित हुआ है। देश में सबसे अधिक मौतें हुई हैं, सबसे अधिक कोरोना का संक्रमण वहां फैला है, और उसके बाद भी वहां की सरकार जो है होश में नहीं आ रही है। जिस बीएमसी को जो है वहां खुले हुए गटर के ढक्कन ठीक करने चाहिए थे, उसके जो बीएमसी की जो अध्यक्षा है, चेयरमैन है, उनका मुंह खुला रहता है और उनके मुंह से जो है सिर्फ गालियों के अलावा कुछ नहीं निकलता। मतलब मुझे इस बात की हैरानी होती है कि एक महिला होकर वो महिलाओं के बारे में कैसी जबानी का प्रयोग करती हैं, और उसके बाद जिस बीएमसी का एनुअल बजट किसी भी एक राज्य के बजट से ज्यादा है, उसको वहां पे काम करना तो छोड़िए, वहां पे वो जमीनों को जो है जमीनों में धांधली करते फिर रहे हैं बीएमसी के लोग। आपने कितनी खबरें सुनी अभी पिछले 1 साल के अंदर कि वहां पे हो क्या रहा है, और आज अभी 2 दिन हुए हैं मुंबई के अंदर बारिश होते हुए, वहां मुंबई में लोगों का मुंबईकर का जीना मुहाल सा हो रहा है। तो आज सवाल ये उठता है, सरकार भी तुम्हारी, राज्य सरकार भी तुम्हारी, बीएमसी भी तुम्हारी, तो ये गड्ढों में पानी क्यों भर रहा है? तुम्हें तो पता है ना हर साल ऐसा होता है मुंबई में। सो व्हाट डिफरेंट यू हैव डन? क्या किया तुमने मराठी अस्मिता के लिए? मराठी अस्मिता के नाम पर तुमने सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का पागल बनाया और उन लोगों को उन गटर के गंदे पानी में डूबने के लिए मजबूर किया। ये देश की जनता की तरफ से एक ये भी सवाल है कि अपनी जान बचाने के लिए सीबीआई ने, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सीबीआई इनके पीछे है, ईडी भी अब जांच कर रही है तमाम केसों को लेकर, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की जाती है संजय राउत की तरफ से। अगर बात बीएमसी की आए तो किशोरी पेंडनकर ये तक कह देती हैं कि बीजेपी के लोग भौं कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से चीजें, जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है वो किस प्रकार की है? देखिए, किशोरी पेंडेकर जब से बनी है तो जिस लहजे में वो बात करती हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर चर्चा करना भी जो है एक सभ्य समाज के लिए अच्छी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता भली भांति देख रही है और जो है समाज उनका जो है अवलोकन कर रहा है, उनके ऊपर जो है निर्णय करेगा। पर यही है ना कि सरकार तो मिल गई, आप सत्ता पे भी बैठ गए,
आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए, आपकी राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, आपको जनता के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, और ये तीनों चीज शिवसेना की सरकार में नहीं है। बीएमसी के जो आला लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जिनको महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करना चाहिए था, उनमें नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि ये मराठी अस्मिता का जो नया राग ये लोग आलाप कर, एक नया झूठा जो प्रोपोगंडा चलाकर ये लोग आज एक बेमेल गठबंधन में बैठे हैं और उन लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं जिन्होंने हर बार मराठी अस्मिता पर चोट किया है। वीर सावरकर से लेकर बाला साहब का बार बार अपमान किया है, और सत्ता की हवस में ये लोग उनके चरणों का जो है चरणामृत पी रहे हैं कि बस 10 जनपद वाली भूरी काकी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम आप जो कहेंगी आंख मूंद लेंगे और हमें बस ये कुर्सी चाहिए। तो ये जो एक हनक हो गई है ना, एक कुर्सी की जो भूख हो गई है, ये आदमी को अपने जो उसूलों से, अपने पिताजी के दिखाए हुए रास्तों से भी जो है कॉम्प्रोमाइज करने पर नहीं रोक रहा है। बीएमसी में जिस तरीके से घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं बीएमसी की तरफ से, अगर कोई पार्टी वहां पर सवाल जवाब करती है तो इनके जो नेता हैं वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और आने वाले टाइम में बीएमसी के इलेक्शन भी है महाराष्ट्र में, क्या प्रभाव पड़ेगा शिवसेना पर इन सारी चीजों का, जो चीजें हो रही हैं इनकी तरफ से? देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे और उसकी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को देखा। देखिए, समझने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर 15 साल तक कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार रही। जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। भाजपा और शिवसेना की युति थी। भाजपा और शिवसेना के गठबंधन ने 5 साल बहुत अच्छी सरकार चलाई। तो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो काम किए गए वो काबिले तारीफ थे। 140 सीटों पर भाजपा लड़ी, 105 विधायक जिता के लाई। आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिए, इसको बम्पर बहुमत कहते हैं कि नहीं। और वही शिवसेना 140 सीट पे लड़ी, गिनती के 52 विधायक जिता के लाई। अगर शिवसेना का इतना करिश्मा होता तो शिवसेना भी तो 70-80 जिता के लानी चाहिए थी। मैं नहीं कहता कि आप भी 100 जिता के लाते, पर शिवसेना की औकात क्या है महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया। उसके बाद भी औकात से ज़्यादा उछलना शिवसेना की आदत रही। उसके बाद वो जो प्रशांत किशोर के सिखाए हुए रास्ते पर चल के उन्होंने वो खैरात में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पा ली, उसके नशे में ये लोग जो पागल की तरह उछले हैं पिछले 1.5-2 साल, उसकी कीमत महाराष्ट्र की जनता ने अपनी जानें देकर गंवाई है। आज जो सबसे अधिक मौतें हुई हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा की सरकार होती तो इतना बुरा हाल निश्चित रूप से नहीं होता। हम हजार जाने बचा सकते थे। आज जो बीएमसी बॉडी पैक करने वाला प्लास्टिक होता है उसमें घोटाले कर रही है, जो बॉडियां दफनाने हैं उसको जो है पीएफआई को जो है ठेके दे रही है। आप किस प्रकार की संवेदनशीलता की अपेक्षा कर रहे हैं? फिर से संजय राउत के बयानों की बात करें और उस मीटिंग की बात करें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उद्धव ठाकरे ने की थी, और जो बोल बदल गए हैं उद्धव ठाकरे संजय राउत के, क्या इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा? जो केस चल रहे हैं और जो घोटाले निकल कर आए हैं, 100 करोड़ रुपए की जो वसूली हुई है, ये सोच रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे अगर केंद्र सरकार के साथ बना के रहेंगे, पर क्या इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा? अगर गठबंधन में आने की बात भी है, क्योंकि कुछ सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या शिवसेना बीजेपी के साथ आना चाहती है, क्या ये भी चीजें सही रहेंगी बीजेपी के लिए? जो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, मुझे नहीं लगता कि शिवसेना और भाजपा अब दोबारा साथ आ सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि वो वापस ना भी आए, क्योंकि ये एक बड़ा ही अपॉर्चुनिटिस्टिक टाइप का हो जाएगा। क्यों? जो शिवसेना अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके सोनिया गांधी की जूठन खाने को जा सकती है, उस शिवसेना के ऊपर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो शिवसेना नहीं, वो जो है अब औरंगजेब की सेना बन गई है। यही बात संजय राउत, एक वो बिन पैंदे के लोटे हैं, जब उनको जो है एक अलग सी मस्ती चढ़ती है तो वो कुछ भी बोलते हैं। तो जो संजय राउत के बयान है, आपने देखा वो शेरो शायरी करते हैं। मुझे तो लगता है उनको इंडियन आइडल का जज बना देना चाहिए। वो जो अनु मलिक है उससे बेहतरीन शायरी जो है संजय राउत करते हैं। तो वी हैव सम रॉन्ग पीपल एट द राइट प्लेसेस। तो संजय राउत को उठाकर राज्यसभा से इंडियन आइडल का जज बना देना चाहिए, शायद वो वहां पर ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकें। राजनीतिक में उनका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो किधर लुढ़क जाएं किधर पलट जाएं, क्योंकि आज वो किसी को गाली बकते हैं, अगले दिन उसकी स्तुति करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के जो है मौका परस्त लोग जो है अब जो है देश की राजनीति में एक्सेप्टेबल नहीं है। धन्यवाद सर।